हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग करंट का 4, 5 और 6 जनवरी 2025 का करंट को हम लोग देखने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण करंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो में को पूरा देखिए। और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आइए पहला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं आज के वीडियो का। तो पहला प्रश्न है डीआरडीओ स्थापना दिवस। क्या है? डीआरडीओ स्थापना दिवस। डीआरडीओ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब डीआरडीओ क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना देखा जाए तो कब हुआ डीआरडीओ की? 1 जनवरी 1958 को क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ डीआरडीओ का। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है अर्थात हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में देखा जाए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और इसका मोटो देखा जाए तो वलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। इसका डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या होता है? भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्रों में बेहतर सुझाव देना और नए नए उपकरणों का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। जेट बनाना, रॉकेट बनाना और अत्याधुनिक चीजों को विकास करना जो देश के लिए रक्षा के हित में कार्य में आ सके, उसके लिए क्या होता है? डीआरडीओ की स्थापना की गई है। अगला है हमारा आज का दूसरा प्रश्न, रानी वेलु नाचियार। कौन है? वेलु नाचियार। ये कौन है? इनका हाल ही में जयंती मनाया गया है। कब? 3 जनवरी को इनका जयंती मनाया गया है। रानी वेलु नाचियार का जो एक महिला है और इनकी जयंती 3 जनवरी को मनाया गया। इनका जन्म देखा जाए 3 जनवरी 1796 को हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी थी। देखा जाए ये तो रानी वेलु नाचियार के बारे में, तो ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति या अंग्रेजी ब्रिटिश कॉलोनी के प्रति क्या किया था? टक्कर लिया था, यानी उनका पुरजोर विरोध किया था उनके नीतियों का। तो ध्यान रखना आपको कि रानी वेलु नाचियार क्या है, इनके जयंती हाल ही मनाया गया 3 जनवरी को। तो ये क्या है? पहली भारतीय महिला है जो अंग्रेजों या ब्रिटिश कॉलोनियों के प्रति क्या की थी? टक्कर ली थी, उनका पुरजोर विरोध की थी। और इन्होंने पहली बार क्या किया था? ह्यूमन बॉम्ब बनाया था। इन तत्कालीन समय अर्थात उस समय महिलाओं के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए कार्य किया जाता था। ये महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य भी करती थी ताकि वो आने वाले समयों में लड़ाई, युद्ध और कार्य कार्यों में सफल हो सके। इसलिए इनका देखा जाए तो 1700 में ये सन 1700 में ये कार्य की थी। तो कौन थी? रानी वेलु नाचियार जी। अगला है तीसरा प्रश्न, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे। ये भारत की पहली महिला अध्यापिका मानी जाती हैं सावित्रीबाई फुले। इनका जयंती हाल ही में इनका भी जयंती 3 जनवरी को मनाया गया है। इस बार जो 194वां जयंती मनाई गई है 2025 में। तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है कि सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया गया है। कब मनाया गया? 3 जनवरी को। और कौन सा क्रम था? तो 194वां जयंती था इस बार 2025 में। इनका जन्म देखा जाए तो 3 जनवरी 1831 को हुआ है और मृत्यु हुआ है 10 मार्च 1897 को। ये महाराष्ट्र में जन्मी थी। और देखा जाए तो ये क्या, इनको क्या कहा जाता है? पहली महिला सावित्रीबाई फुले जी को कहा जाता है पहली महिला अध्यापिका या पहली दलित महिला अध्यापिका भी कहा जाता है इनको, सावित्रीबाई फुले जी को। इनका विवाह देखा जाए अर्थात इनका हस्बैंड कौन थे या शादी किससे हुआ था इनका? तो ज्योतिबा राव फुले से इनका विवाह हुआ था बहुत ही कम उम्र में। और उन्होंने ज्योतिबा राव फुले जी ने इनका बहुत सहयोग किया, सावित्रीबाई फुले जी का, जो शिक्षित इनका भी शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया और समाज को भी एक साथ लेकर चलने के लिए इन्होंने भी सहयोग किया था। और ये भारत का पहला गर्ल्स स्कूल अर्थात लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या की थी? पहली स्कूल खोली थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। भिंडेवाला में, पुणे में 1848 में खोला गया था। यानी पहला गर्ल्स स्कूल कौन खोला था? सावित्रीबाई फुले जी ने। कहाँ खोला था? भिंडेवाला, पुणे में, महाराष्ट्र में पड़ता है। और 1848 में ही इन्होंने स्थापित की थी या किसको खोला था? बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया था। अर्थात उस समय महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता, जिस वजह से
महिलाओं को बाल गृह अर्थात भ्रूण हत्या आदि से रोकने के लिए महिलाओं के लिए क्या किया गया था, स्पेशल गृह बनाया गया था ताकि उनका व्यवस्थित उपाय किया जा सके। अगला देखा जाए तो सत्यशोधक समाज 1873 में शुरू हुआ। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों के सहयोग से क्या हुआ है, सत्य शोधक समाज 1873 में शुरू किया गया था। और सत्य शोधक मैरिज भी इन्होंने शुरू की थी। और देखा जाए कि रचनाएं यानी कृतियां अर्थात इन्होंने क्या क्या वर्णन किया है, तो पहला है काव्य फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर, यानी काव्य फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये दोनों क्या है, इनकी रचनाएं हैं। अगला है आज के करंट का चौथा नंबर प्रश्न, तेलंगाना क्यों चर्चा में रहा है, और हमने यही सावित्रीबाई फुले के जस्ट अगला प्रश्न तेलंगाना सरकार का डाला हुआ है। इसका मतलब इससे क्या है, रिलेट कर रहा है। देखा जाए तो तेलंगाना सरकार हाल ही में घोषणा की है, यानी 194वां सावित्रीबाई फुले की जयंती पर तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती पर अब से क्या किया जाएगा, महिला अध्यापिका दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, महिला अध्यापिका दिवस कब मनाया जाएगा, 3 जनवरी को। कहाँ, तेलंगाना सरकार के द्वारा यह घोषणा आई है। और देखा जाए तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। और वर्तमान में देखा जाए तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री देखा जाए तो रेवंता रेड्डी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना राज्य के। तो हमने क्या देखा, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, रानी वेलु नाचियार 3 जनवरी को इनका भी जयंती आता है, सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी इनका भी जयंती आता है। और तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर महिला अध्यापिका दिवस मनाने की घोषणा की है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा है 5वां नंबर, विश्व ब्रेल डे क्या है, विश्व ब्रेल डे अर्थात विश्व ब्रेल डे क्या होता है, तो ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल द्वारा की गई थी। जो क्या होता है कि लिपि होती है और इसकी खोज कौन किए थे, लुइस ब्रेल द्वारा की गई थी। इसलिए क्या होता है, ब्रेल लिपि बनाया जाता है या ब्रेल डे मनाया जाता है कब, 4 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था उस दिन। तो लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल डे या ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसको मनाने की शुरुआत अगर देखा जाए तो 2019 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। और देखा जाए अगर ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर में कितने डाट होते हैं, तो 6 डाट होते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कोई ए ही बनाना है तो उसमें 6 डाट होना चाहिए। तो कुछ भी कोई भी नंबर या कोई भी अक्षर बनाएंगे तो उसमें 6 डाट बना होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्या है आज का प्रश्न का 6वां नंबर प्रश्न, जिमी कार्टर। अब जिमी कार्टर कौन है, तो जिमी कार्टर हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, 39वें नंबर के पूर्व राष्ट्रपति थे। और इनका बहुत ही योगदान रहा है शांति के कार्यों में, शांति जैसे कार्यों में, जैसे विभिन्न देशों को आपस में लड़ने से बचाने के लिए और बेहतर कार्यों के लिए इनको जाना जाता है। तो जिमी कार्टर इनका निधन हो गया हाल ही में, और इनके निधन 100 वर्ष में हुआ, अर्थात 100 वर्ष हो गए हैं। कब हुए हैं, ये उनका जन्म 1924 में हुआ था और निधन कब हुआ है, दिसंबर 2024 इनका निधन हो गया है। और ये अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर देखा जाए इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 1981 तक इनका कार्यकाल था राष्ट्रपति का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन, जिमी कार्टर कौन थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे 39वें नंबर के, जो इनका निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में। और इनका राष्ट्रपति कार्यकाल देखा जाए 1977 से 1981 तक इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल था। और इनको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बन रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सन 2002 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिमी कार्टर जी को। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिमी कार्टर को, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका निधन हो गया है। इनको सन 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह कार्य देखा जाए प्रमुख कार्य, तो इन्होंने पनामा चैनल, जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, इन्होंने क्या किया था, पनामा चैनल को पनामा देश को क्या कहते हैं, सौंप दिया था या दे दिया था। तो इसके पूर्व पहले उस पर अमेरिका की सेना का अधिकार था, जो अभी पनामा देश को वर्तमान में उन्होंने दिया था उस समय तत्कालीन।
और जो पूर्व में क्या था, अमेरिकी सेना के नियंत्रण में वो था, पनामा चैनल। और दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया था, इजराइल और मिस्र के विवाद को निपटारा करना, अर्थात इजराइल और मिस्र दो देश आपस में लड़ने की जैसी स्थिति में थे, और इनका लड़ने से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इजराइल की मांग थी कि वो एक अरबी देश से उसको पूर्ण देश का दर्जा मिल जाए, और मिस्र का क्या मांग था कि सिनाई प्रायद्वीप जो इजराइल के पूर्व में इजराइल के नियंत्रण में था उसको मिस्र को लौटा दिया जाए। इन दोनों कार्यों को संपन्न कराया था इन्होंने, तो इसलिए इनको क्या किया गया था, सन 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिमी कार्टर जी को। सिनाई प्रायद्वीप और एक देश रूप में मान्यता इजराइल का डिमांड था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है आज का 7वां प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी अलग अलग डिक्शनरी अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं, उसी प्रकार कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर अर्थात 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, मैनिफेस्ट। क्या है, मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, मैनिफेस्ट को, जो आगामी परीक्षा में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछेगा, ये तो निश्चित है। अगर देखा जाए इस साथ साथ कोलेंस डिक्शनरी क्या वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2024 का, तो ब्रेट क्या किया, ब्रेट को क्या किया अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखा जाए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है, ब्रेन रॉट। क्या रॉट कर रही है, ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2024 का। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो देखा जाए तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी मैनिफेस्ट को, और कोलेंस डिक्शनरी ब्रेट को, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ब्रेन रॉट को, और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी पोलराइजेशन को, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी पोलराइजेशन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला देखा जाए आज का 98वां प्रश्न, तो अरुण कुमार साहू कौन है, अरुण कुमार साहू, इनको क्या किया गया है, बुल्गारिया। क्या है, बुल्गारिया देश है यूरोप महाद्वीप का, बुल्गारिया में भारत का अगले राजदूत बने हैं, अर्थात अरुण साहू क्या बने हैं, भारत के अगले राजदूत बने हैं। किस देश में, तो बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अब देखा जाए बुल्गारिया के बारे में, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, सोफिया। क्या है, सोफिया इसकी राजधानी है। मुद्रा देखा जाए तो बुल्गारियाई लेव इसकी मुद्रा है, अर्थात करेंसी है बुल्गारियाई लेव। और राष्ट्रपति कौन है, रुमेन रादेव। कौन है, रुमेन रादेव वर्तमान में बुल्गारिया के राष्ट्रपति हैं। और देखा जाए रिसेंट हाल ही में जो राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो देखा जाए तो दिनेश भाटिया को ब्राजील में राजदूत बनाया गया है, जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव में बनाया गया है, और अनुराम श्रीवास्तव को मॉरिशस में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया है, उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में राजदूत बनाया गया भारत का। और बी वन्ना को कंबोडिया में बनाया गया है भारत के अगले राजदूत। कौन, बी वन ला वन्ना को। और कुमार तुतुहीन को बनाया गया है, कुमार तुहीन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पे क्या बनाया गया, भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। इस तरह से आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वर्तमान में हम लोग का चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में देख रहे हैं, जो हाल ही में उनका निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। तो ये इनसे जो भी टॉपिक आप लोगों को बनना है, जो भी पॉइंट बनना है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। तो आप लोग को ध्यान से देखना है वीडियो और पूरा देख के जाना है। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धियां हैं, उनको हमने ये क्रमवार बताया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए देखते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका निधन हुआ है। निधन कब हुआ है, इनका निधन हुआ है 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। और ये 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और जगह देखा जाए दिल्ली एम्स में इनका निधन हो गया। कब, 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कहाँ पे, दिल्ली एम्स में। और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे, भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म देखा जाए तो 26 सितंबर 1932 कब हुआ है, 26 सितंबर 1932 को घा विलेज
वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तब उस समय भारत में था ये पंजाब। वर्तमान में जो घाट वेस्ट पंजाब है ये उस समय भारत में का भाग था, परंतु आजादी के बाद क्या हुआ है, पाकिस्तान अलग हो गया है आजादी समय, तो उसके बाद से ये वर्तमान जो प्लेस है या स्थान है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो ध्यान क्या रखना है कि जन्म इनका कब हुआ है, 26 सितंबर 1932 को, और इनकी मृत्यु कब हुई है, निधन कब हुआ है, 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। अगर देखा जाए इनकी उपलब्धियां और इनके कार्य और इनके योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में और विभिन्न क्षेत्रों में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। देखा जाए अगर सर्वप्रथम तो ये 1971 में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला, यानी भारत सरकार से जुड़ने का क्रम जो देखा जाए इनका तो सीढ़ी जो था क्रम या सीढ़ी जुड़ने का, तो 1971 में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में पहले भारत सरकार के कार्यों में शामिल हुए थे और कार्यभार इन्होंने संभाला था। उसके बाद 1972 से 76 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला वित्त मंत्रालय में, अर्थात 1972 से 76 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। उसके बाद से 1976 में वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी के कार्यभार संभाले। क्या हुआ, 1976 में वित्त मंत्री के में सेक्रेटरी का कार्यभार संभाले थे। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर बने कब, 1982 से 1985 के बीच में क्या थे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, अर्थात आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1985 से 1987 तक योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन या उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता था। जो योजना आयोग है वर्तमान में, अब उसका नया रूप क्या है, नीति आयोग उसका स्थान ले लिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पूर्व में योजना आयोग था, अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है उसके स्थान पर। तो योजना आयोग के क्या थे, डिप्टी चेयरमैन या उपाध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब से कब तक, और देखा जाए अगला तो 1987 से 1990 तक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं साउथ कमीशन ऑफ जिनेवा, अर्थात साउथ कमीशन ऑफ जो जिनेवा हुआ था उसमें क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे 1977 से 1976 के बीच। जो जिनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड में है। अगला देखा जाए अगर 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर सरकार के तत्कालीन वर्तमान में उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये सलाहकार थे और इकोनॉमिक्स अफेयर्स के, अर्थात 1990 से 91 के बीच में क्या थे, चंद्रशेखर सरकार के तत्कालीन इकोनॉमिक्स अफेयर्स के सलाहकार थे। अगला देखा जाए 1991 में इन्होंने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो 1991 में यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे। और 1991 में ये महत्वपूर्ण पॉइंट आता है पूरे, अगर देखा जाए मनमोहन सिंह के कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आता है कि पीवी नरसिम्हा राव, कौन है, पीवी नरसिम्हा राव जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, के वित्त मंत्री के रूप में कार्य संभाला था। कब से कब तक 1991 से 96 तक के रूप वित्त मंत्री के रूप में बने थे, रहे थे। कब, 1991 से 96 तक। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और उसी समय 1991 से 96 तक 1991 से 1996 तक के काल को या समय को इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। और देखा जाएगा उसमें वित्त मंत्री रहते इन्होंने क्या किया था, तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इन्होंने बढ़ावा दिया था। अर्थात ये एलपीजी अगर देखा जाए तो लागू कब हुआ था पूरे भारत में, उन्होंने लागू कब किया था, तो 24 जुलाई 1991 में एलपीजी लागू हुआ था। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एलपीजी कब लागू हुआ, उसमें वित्त मंत्री कौन थे, किसी सरकार थी और किस सन में लागू हुआ, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखा जाए अगर एलपीजी के बारे में तो ये लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण तो सरकार के नियंत्रण को कम करना और व्यापार और निवेश को की बाधाओं को दूर करना उद्देश्य था। यानी उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का क्या उद्देश्य था, सरकार के नियंत्रण को कम करना और व्यापार और निवेश की बाधाओं को दूर करना उद्देश्य था किसका, लिबरलाइजेशन का या उदारीकरण का। दूसरा देखा जाए अगर निजीकरण का, तो प्राइवेटाइजेशन, तो क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों और उद्यमों को
नियंत्रित निजी क्षेत्र से में देना, यानी निजी क्षेत्र में देना अर्थात प्राइवेटाइजेशन सरकार की स्वामित्व वाली संपत्तियों और उद्यमों को निजी क्षेत्र में देने का कार्य होता था प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत। और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे को जोड़ना, यानी क्या था, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ना क्या था, ये वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन था। तो क्या होता है एलपीजी, इसको लागू कब हुआ था, 24 जुलाई 1991 में। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनका फुल फॉर्म है। इसके आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को नोट करते हैं, इस मनमोहन सिंह से संबंधित वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर दिया है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं हमने पूर्व में देखा था हमने एलपीजी के बारे में। तो एलपीजी का देखा जाए उद्देश्य क्या था, तो ये भारत में एलपीजी सुधारों की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1991 से शुरू हुआ है। और इन सुधारों का उद्देश्य देश में अर्थव्यवस्था को ज्यादा खुली और बाजार संचालित प्रणाली बनाना था। इन सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की सहायता मिली थी। तो आपको क्या ध्यान देना है, इसलिए क्या हुआ था, एलपीजी लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। एलपीजी पॉलिसी कुछ प्रभाव देखा जाए तो एलपीजी सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था उच्च विकास हुई। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय जब देखा जाए लाया गया था तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बेकार स्थिति में थी, खराब स्थिति थी। वर्तमान में जो ये विकास देखा जा रहा है वर्तमान 2025 तक, ये कहीं ना कहीं उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही योगदान रहा है भारत के विकास के क्षेत्र में, आर्थिक विकास क्षेत्र में। और दूसरा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1991 में अर्थात 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रभाव कुछ पड़े थे जो वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1991 में देखा जाए तो 0.5% था, से बढ़कर 2020 में लगभग 2% हो गई थी। तो ये प्रमुख कुछ उपलब्धियां हैं जो एलपीजी द्वारा हासिल हुआ था। अगला देखा जाए 10 नंबर पॉइंट, 2 बार प्रधानमंत्री की पद को पूर्ण करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे, अर्थात लगातार 2 टर्म को पूरा करने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनसे पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी ने ये टर्म पूरा किया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कार्य किया था कि वो 2004 से 2009 तक पहली बार प्रधानमंत्री पूर्ण काल किए थे। उसके बाद तुरंत 2009 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते था। लगातार 2 टर्म इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को निभाया था। अगला देखा जाए 11 नंबर, तो पहले अकेले सिख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की भूमिका निभाई थी, यानी अर्थात ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या सिख हैं जो सिख धर्म के थे। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार नहीं रहे, अर्थात उन्होंने डायरेक्ट कभी चुनाव नहीं लड़ा था, और बल्कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री पद को संभाला था। अर्थात ये कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं बने थे, ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाते थे अप्रत्यक्ष रूप से, जो चुनाव होता है उसके बाद वो प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। अर्थात देखा जाए वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये बनारस से क्या है, ये सांसद है, परंतु ये ऐसा कुछ चुनाव नहीं लड़े थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य थे और लगभग 5 बार इन्होंने राज्यसभा के सदस्य बने थे। 1991 से 2024 तक राज्यसभा के सदस्य रहे 5 बार। टोटल देखा जाए तो 35 वर्षों तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं लगातार, और इन्होंने कभी भी आम चुनाव नहीं लड़ा है और राज्यसभा के सदस्य से रहते हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पूर्ण किया है। अगला देखा जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से, सम्मान कौन कौन से मिले हैं, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 में इनको दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया। एशिया मनी पुरस्कार 1993-94 वाला इन्हीं को दिया गया, और यूरो मनी पुरस्कार 1993 में दिया गया, और एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में दिया गया,
और नोट अगर देखा जाए तो ये प्रमुख पुरस्कार और सम्मान थे। नोट अगर देखा जाए तो 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था इन्होंने। कहाँ पे? वियना में 1993 में मानवाधिकारों पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और 2014 में इनको जापान का ग्रैंड गार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्लाउनुआ फ्लावर्स से सम्मानित किया गया था। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अगला देखा जाएगा इनकी बात आत्मकथा की। इनकी आत्मकथा थी चेंजिंग इंडिया। क्या थी आत्मकथा? चेंजिंग इंडिया नाम से इनकी आत्मकथा थी। और दूसरा देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, ये प्रमुख इनकी आत्मकथा थी और रचनाएं थी। इस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हाल ही में इनका निधन हो गया, इसके ऊपर या इनसे संबंधित जो भी विशेष महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे थे हमने देखा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, तो आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन करिए ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट्स को आप तक तय समय और जल्द पहुंच सके। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा 10वां प्रश्न। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024, यानी फीफा फुटबॉल आयोजन कराने, फुटबॉल जो प्रतियोगिता होता है इसमें सब आयोजक या मुख्य आयोजक जो होता है फीफा होता है। इसने क्या किया है कि फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेल में और फीमेल में दो लोगों को चुना है, यानी अर्थात 2024 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है मेल में? तो विनीसियस जूनियर है जो ब्राजील के हैं, इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया मेल में। और फीमेल में देखा जाए महिला में तो एतना बोनामाटी को ये क्या है, इनको फीमेल ऑफ द ईयर चुना गया है फीफा की तरफ से। तो आप लोगों को ध्यान रखना, पुरुष में विनीसियस जूनियर को चुना गया जो ब्राजील के प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर। और महिलाओं की श्रेणी में एतना बोनामाटी को चुना गया है जो स्पेन या बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इन दोनों को फीफा द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला देखा जाएगा 11वां प्रश्न, तो डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड 2024, डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो तेलंगाना के पुलिस को दिया गया है ये डिजिटल अवार्ड 2024 का पुरस्कार। ये वाला के तौर पे आप लोग ध्यान रखना है। ये क्या होता है? तो टॉप सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अवार्ड जो होता है इन द चैलेंजिंग अवार्ड कैटेगरी के अंतर्गत ये दिया गया है। क्या दिया गया है? डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड 2024 जो तेलंगाना पुलिस को दिया गया है। अब बात तेलंगाना की है, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव सहाय। और मुख्यमंत्री कौन है? रेवंता रेड्डी, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है तेलंगाना के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक क्या है? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो चेन्नई में खोला गया है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। यहाँ पे खोला गया भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक खोला गया। अब किसके सहयोग से खोला गया है? तो आईसीएमआर, क्या है? आईसीएमआर के द्वारा स्थापित ये किया गया है। क्या? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक है। जो भी चीज पहली बार होता है वो तो बहुत और महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। किसके सहयोग से? आईसीएमआर के सहयोग से। आईसीएमआर की फुल फॉर्म देखा जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना देखा जाए आईसीएमआर की तो 1911 में इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है आईसीएमआर का। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर राजीव बहल वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न, तामुल लोसार। ये तामुल लोसार एक त्योहार है, महोत्सव है जो मनाया जा रहा है कहाँ पर? नेपाल में हाल ही में मनाया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि तामुल लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया त्योहार? तो नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के गुरंग समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है नए साल की शुरुआत पर। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि नए साल की शुरुआत पर गुरंग समुदाय द्वारा नेपाल में क्या मनाया जाता है? तामुल लोसार त्योहार मनाया जाता है। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है राजधानी? काठमांडू। मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो रामचंद्र पौडेल वर्तमान में राष्ट्रपति है नेपाल के।
अगला प्रश्न हमारा, डेनियल डेनियल सेवली को प्रतिबंध किया गया है, प्रतिबंध लगाया किसके, डोपिंग टेस्ट में ये फेल हुए हैं और जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, प्रतिबंध लगाया है 2 साल के लिए। किसको, डेनियल सेलेव को। ये क्या है, टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ के, तो रूस के क्या है, टेनिस खिलाड़ी है, इनको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, डेनिस सेलेव को। और बात अगर रूस की है तो रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। रूस की करेंसी या मुद्रा क्या है, रशियन रूबल। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है। इस तरह से आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। जो भी शेष प्रश्न है इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया संबंधित सभी चैनल दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, ताकि हमसे जुड़े रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।